गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में इसमें बेसिकली हमको ये देखना है कि जीन्स जो है हमारी बॉडी के सेल्स में किस तरीके से उनका एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट होता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि जीन्स जो होते हैं दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एक है हाउसकीपिंग या कंस्टिट्यूटिव जीन्स, दूसरे हैं लग्जरी नॉन कंस्टिट्यूटिव या फिर रेगुलेटेड जीन्स। दोनों का मीनिंग क्या है? हाउसकीपिंग या कंस्टिट्यूटिव जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं कि जिनका एक्सप्रेशन रेगुलर बेसिस पे होना ज़रूरी होता है। मतलब कि हमारे सेल्स के अंदर चलने वाली जो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए या उन एक्टिविटीज़ को फॉलो थ्रू में रखने के लिए, ठीक है, जिन चीज़ों की, जिन प्रोटीन्स की, जिन सब्सटेंसेस की, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे एंजाइम्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को या उस पर्टिकुलर केमिकल को प्रोड्यूस करने वाले जीन्स होते हैं ये। जैसे एग्जांपल वाइज हम लोग ले सकते हैं कि जो हमारे बॉडी में डे टू डे रिएक्शंस होते हैं, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जैसे गैस्ट्रिक जूसेस जो रिलीज होते हैं, ठीक है, उनमें से गैस्ट्रिक जूसेस में से बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं डेली लेवल पे। जैसे हमारे बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होता है, ठीक है, या फिर डेली बेसिस पे हमारे बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो इनका रेगुलर रिलीज़ होना, इनका रेगुलर प्रोड्यूस होना किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं। या फिर अगर दूसरा एग्जांपल लें, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस का साइकिल है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का जो पूरा पाथवे है, अगर उसको कंप्लीट होना है तो उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। और ये एंजाइम्स जो है मोस्टली प्रोटीनेशियस होते हैं, कई सारे इसमें से एंजाइम्स, ठीक है। तो ऐसे जीन्स जो कि ऐसे प्रोटीन्स को ट्रांसलेट कर रहे हों, जिनके हेल्प से हमारी डे टू डे एक्टिविटीज सच एज ग्लाइकोलिसिस या मेटाबॉलिज्म वगैरह जो है वो अगर कंप्लीट हो रहा हो उन प्रोटीन्स के हेल्प से, तो ऐसे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने वाले जो जीन्स होंगे उनको हम लोग कहेंगे हाउसकीपिंग या कंस्टिट्यूटिव जीन। हाउसकीपिंग का मतलब क्या होता है? हाउसकीपिंग जो जनरल लैंग्वेज में वर्ड है उसका मीनिंग होता है कि हाउस को कीप करना, यानी कि हाउस को मेंटेन करना। अब हमारा हाउस, अब हमारा जो बॉडी है वो हमारे लिए अपना घर है, ठीक है। तो हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए डेली बेसिस पे जिन जिन सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, उन सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने वाले जो जीन्स होते हैं, उन सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करने वाले जो जीन्स होते हैं, उनको हम लोग हाउसकीपिंग जीन्स या फिर कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लग्जरी नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव या रेगुलेटेड जीन्स पे, ठीक है। ये लग्जरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं कि जिनका हमको डेली बेसिस पे ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये जो जीन्स है इनकी रिक्वायरमेंट हमको सिर्फ कभी कभी पड़ती है, ठीक है। और ये जो जीन्स है इनका एक्सप्रेशन सिर्फ तभी होता है जब हमको या हमारे सेल को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो इस तरीके के जीन्स जो होते हैं उनको हम लोग लग्जरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो जीन है इसको रेगुलेटेड जीन क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव या लग्जरी जीन्स होते हैं इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो काफ़ी रेगुलेटेड मैनर में होता है। मतलब जब कभी भी मतलब डेली लाइफ में जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं वैसे नहीं एक्सप्रेस होते, सिर्फ रिक्वायरमेंट जब हो तभी एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। और इनका जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी रेगुलेटेड मैनर में, काफ़ी सोच समझ के होता है, ठीक है। तो क्योंकि रेगुलेटेड मैनर में ये जो जीन्स हैं इनका एक्सप्रेशन होता है, इसीलिए हम ऐसे जीन्स को क्या कह रहे हैं? रेगुलेटेड जीन्स भी कह रहे हैं,
ठीक है। अब जीन रेगुलेशन के बारे में हम लोग बात करें तो जीन रेगुलेशन जो है उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जीन रेगुलेशन जो है उसका डेफिनेशन है कि दैट जीन रेगुलेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ स्विचिंग ऑफ और स्विचिंग ऑन of the genes depending upon the requirement of the cell and the state of development। मतलब कि सेल की क्या रिक्वायरमेंट है, सेल जो है वो डेवलपमेंट के कौन से स्टेज पे है, उस बेसिस पे जब ये जो लग्जरी जीन्स है या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं, ठीक है, इनका उस हिसाब से उस बेसिस पे जब रेगुलेटेड मैनर में एक्सप्रेशन होता है देन उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये जो जीन एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये काफ़ी रेगुलेटेड मैनर में होता है, तो इसमें जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, 5 से 10 मॉलिक्यूल्स जितने बड़े हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 1 लाख मॉलिक्यूल्स जितने बड़े हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन किस बेसिस पे होता है, या तो मेटाबॉलिक बेसिस पे रेगुलेशन हो सकता है, या फिजियोलॉजिकल, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेसिस पे भी जो है इसका रेगुलेशन हो सकता है। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन होता है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन में कोऑर्डिनेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक और एनवायरमेंटल कंडीशंस तीनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों का कोऑर्डिनेशन है, तो ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में जब किसी भी जीन का एक्सप्रेशन होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे सेट्स ऑफ जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जब कभी भी फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद में एम्ब्रियो में तो रैपिड डेवलपमेंट होती है, और उस टाइम पे एक ही साथ में बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे एम्ब्रियो जो है उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में, या ये कहना चाहिए एक साथ बहुत सारे जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, सो दैट कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके। ठीक है, तो नॉर्मली भी जैसे अगर हमारी बॉडी है, फिलहाल हम जिस प्रेजेंट कंडीशन में हैं उस समय भी रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन हो सकता है, एंड नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बॉडी में हो रहा हो, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर डेवलपमेंट हो रहा हो तभी भी जो है रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन होगा, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होगा। ठीक है, अब ये जो जीन एक्सप्रेशन होता है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव या रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन, ठीक है, और दूसरा होता है नेगेटिव या फिर इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव या रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन जो होता है, ठीक है, इसमें रेगुलेशन जो है मतलब कि जो जीन्स का एक्सप्रेशन होता है वो अपने आप स्टार्ट ज़रूर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप करने के लिए जो है कुछ एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो जीन एक्सप्रेशन है पॉजिटिव वाला जो है, ठीक है, इसमें जीन एक्सप्रेशन अपने आप स्टार्ट ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसको स्टॉप करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन नेगेटिव या इंड्यूसिबल में जस्ट उल्टा है कि ये वाला जो जीन एक्सप्रेशन है, या ये कहें कि ये वाला जो जीन रेगुलेशन है, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने के लिए किसी सब्सटेंस या किसी फैक्टर का ज़रूरत पड़ता है। मतलब कि कोई सब्सटेंस या कोई फैक्टर जब तक आ करके ये वाले जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस नहीं करेगा तब तक ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये स्टार्ट नहीं होगा, और फिर क्या होगा कि जब ये जीन एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जीन एक्सप्रेशन कंप्लीट होने के बाद अपने आप ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब इसको स्टॉप करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव या रिप्रेसिबल में स्टार्ट करने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है,
स्टॉप करने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में स्टार्ट करने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है उसका रोल जो है वो जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप करने के टाइम पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट है वो जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने के टाइम पे आती है, ठीक है। तो ये जो है दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जीन रेगुलेशन जो होता है ये बेसिकली 4 लेवल्स पर होता है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन जो है ये 4 बेसिक लेवल्स पे होता है। सबसे पहले तो कब होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि mRNA बना हो, ठीक है, उस लेवल पर रेगुलेशन होता है। सेकंड जो है mRNA बनने के बाद में जब mRNA की मॉडिफिकेशन हो रही हो, यानी कि जैसे कि स्प्लाइसिंग हो रहा हो या टर्मिनल एडिशंस अगर mRNA में हो रहे हो, तो उस टाइम पे भी जो है ये जीन रेगुलेशन जो है ये काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा जब mRNA का ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म पर हो जाता है तो वहाँ पर भी जो है रेगुलेशन हो सकता है। या फिर चौथा लेवल वो है जब ट्रांसलेशन हो रहा हो, तो ट्रांसलेशन होने के टाइम पे भी जीन का रेगुलेशन जो है वो हो सकता है। 4 लेवल्स हैं। सबसे पहले जब mRNA बना हो, दूसरा जब mRNA की मॉडिफिकेशन हो रही हो, तीसरा जब mRNA का ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में हो गया हो, और चौथा जब ट्रांसलेशन चल रहा हो। इन चारों लेवल्स पर ही जो है जीन का रेगुलेशन जनरली होता है, ठीक है। अब इससे बेसिकली ये जो जीन रेगुलेशन है इसके भी मॉडल्स हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें भी जैसे कि हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जीन रेगुलेशन जो है इसके भी मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, विच वर डिवाइज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है। तो उसी के केस में हम लोग एक जो मॉडल है, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे विच इज़ नोन एज द ओपेरॉन, ठीक है। ठीक है, हम लोग एक मॉडल पढ़ेंगे विच इज़ नोन एज द ओपेरॉन, ठीक है। अब ओपेरॉन है क्या? जेकब एंड मोनोड, ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, जेकब एंड मोनोड, ठीक है। इन्होंने 1961 में जब ये बैक्टीरियल जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, तब उन्होंने प्रपोज किया, बैक्टीरियल जेनेटिक्स में जो भी उनकी स्टडी थी उसके बेसिस पे उन्होंने प्रपोज किया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं इनको कहते हैं हम लोग ओपेरॉन, ठीक है। अब ये जो ओपेरॉन होता है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेट कि किसके साथ वो काम कर रहा है, ठीक है, कौन से सब्सटेंस के साथ, कौन से सबस्ट्रेट के साथ वो काम कर रहा है, उस बेसिस पे अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि लैक ओपेरॉन होता है, टीआरपी ओपेरॉन होता है, हिज ओपेरॉन होता है HIS, फिर वैल ओपेरॉन होता है VAL, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के ओपेरॉन्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा ओपेरॉन कौन से सबस्ट्रेट को, कौन से सब्सटेंस को यूज़ करते हुए ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ओपेरॉन होता है, ठीक है, ये जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर कुछ जीन्स होते हैं जिनका रेगुलेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है, और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि जिनका रेगुलेशन करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो कि बिना रेगुलेशन के जनरली काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो रेगुलेटेड जीन्स होते हैं, ठीक है, ये रेगुलेशन भी और इनका ऑपरेशन भी दोनों क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है, मतलब ये अपना काम भी करते जाएंगे और इनका काम होते होते इनका रेगुलेशन भी जो है वो भी साथ साथ चलता जाएगा। तो इनका रेगुलेशन और इनका ऑपरेशन, इनका काम करना दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली एक साथ साथ चलता है, ठीक है। अब ये जो ओपेरॉन है, ठीक है,
ओपेरॉन में बेसिकली मिनिमम 4 टाइप के जीन्स होते हैं, ठीक है। कोई भी ओपेरॉन है उसमें मिनिमम 4 टाइप के जीन्स होंगे, ठीक है। सबसे पहला तो है रेगुलेटर, दूसरा ऑपरेटर, ठीक है, तीसरा प्रमोटर, और चौथा है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अब ये जो चारों जीन्स हैं इन सभी का काम क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग रेगुलेटर जीन पे। तो रेगुलेटर जीन जो है उसका काम क्या है कि वो एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोड्यूस करेगा जो कि जा करके किस पे बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा और ऑपरेटर की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा, यानी कि ऑपरेटर का स्विच ऑफ कर देगा, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, रेगुलेटर जीन ऐसा जीन है जो कि ऐसा बायोकेमिकल प्रोड्यूस करेगा और ये बायोकेमिकल क्या करेगा, ये जा करके ऑपरेटर पर अटैच हो जाएगा और ऑपरेटर की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, ऑपरेटर को एक्टिविटी अपनी शो करने से रोकेगा, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग आते हैं ऑपरेटर जीन पे, ठीक है। ऑपरेटर जीन जो है ये क्या करता है, ये रेगुलेटर जीन का जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको रिसीव करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर जीन है, ठीक है, ये काम कैसे करता है, अगर ये जो रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट है अगर ये ऑपरेटर से बाइंड किया हुआ है तब ऑपरेटर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट ऑपरेटर से बाइंड नहीं किया है, सिर्फ उसी केस में जो है ऑपरेटर काम करेगा। तो ऑपरेटर जो है वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ के कंडीशन में रहता है। अगर रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट ऑपरेटर से एसोसिएटेड है तो ऑपरेटर क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ। और अगर रेगुलेटर जीन का जो प्रोडक्ट है वो ऑपरेटर से अटैच्ड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, तो ऑपरेटर का स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रमोटर जीन पर, ठीक है। प्रमोटर जीन का काम क्या है, प्रमोटर जीन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है, अटैचमेंट का साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर पे जाकर के अटैच होगा उसके बाद प्रमोटर से आगे जब स्ट्रक्चरल जीन पे जाएगा तभी स्ट्रक्चरल जीन जो है उसका आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो पाएगा, ठीक है। तो प्रमोटर जीन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, प्रमोटर जीन या जो प्रमोटर रीजन होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को क्या करता है, अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करता है और बेस प्रोवाइड करता है। फाइनली हम लोग आते हैं स्ट्रक्चरल जीन पे। स्ट्रक्चरल जीन वो जीन है, ठीक है, कि जिसका जब ट्रांसक्रिप्शन और फाइनली जब उससे ट्रांसलेशन होता है तो उससे वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स जो है कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कि हार्मोन्स बना सकते हैं, एंजाइम्स बना सकते हैं, नॉर्मल प्रोटीन्स बना सकते हैं, ठीक है, या फिर एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बना सकते हैं, आयन चैनल्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है ऐसा जीन है जिससे कि फाइनली एमआरएनए बनेगा और इस एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो ये प्रोटीन जो है अलग अलग अपने रोल्स जो है अटेन कर लेगा, एज अ हार्मोन, एज अ एंजाइम और एज एन एंटीबॉडी और एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और एज एन आयन चैनल। तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो है ऐसा प्रोटीन अटेन कर सकेगा, ठीक है। सो दिस वाज द बिल्डअप ऑफ द ओपेरॉन, ठीक है। अब ओपेरॉन का मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है, ओपेरॉन का मैकेनिज्म कैसा है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब ओपेरॉन जो है उसके वर्क करने का मैकेनिज्म बेसिकली इन चारों को लेकर के चलता है, इन चारों से इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब कोई भी जो ओपेरॉन है उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल जीन होता है या एक से ज़्यादा भी स्ट्रक्चरल जीन्स हो सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ओपेरॉन मैंने बताया था, लैक ओपेरॉन बताया था, फिर टीआरपी ओपेरॉन यानी कि ट्रिप्टोफान ओपेरॉन बताया था,
या फिर मैंने आप लोगों को हिस ओपेरॉन बताया था, हिस्टिडीन ओपेरॉन। तो इन सब का अलग अलग नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स होता है। जैसे कि लैक ओपेरॉन है, उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। हिस ओपेरॉन होता है, उसमें 9 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। और टीआरपी ओपेरॉन होता है, उसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। तो अलग अलग ओपेरॉन जो है उसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे इजी और सबसे रेलेवेंट जिसको कि हमेशा पढ़ा जाता है, दैट इज़ द लैक ओपेरॉन, ठीक है। तो हम लोग लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब लैक ओपेरॉन जो है, इसका जो पूरा फिनोमिना है, ठीक है, इसी को बेसिकली जेकब और मोनॉड ने 1961 में प्रपोज किया था, ठीक है। उन्होंने बैक्टीरियल जेनेटिक्स पे स्टडी की थी और उनकी स्टडी के बेसिस पे उन्होंने लैक ओपेरॉन का जो मैकेनिज्म है उसको प्रपोज किया था, ठीक है। अब लैक ओपेरॉन जो है वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये किसका डायग्राम है? ये लैक ओपेरॉन का डायग्राम है, ठीक है। अब लैक ओपेरॉन है क्या? ठीक है, लैक ओपेरॉन एक ऐसा ओपेरॉन सिस्टम है जो कि लैक्टोज के प्रेजेंस में ही काम करता है, ठीक है। लैक ओपेरॉन एक ऐसा ओपेरॉन सिस्टम है जो कि लैक्टोज के प्रेजेंस में ही काम करता है, इसीलिए हम लोग इसको लैक ओपेरॉन बोलते हैं,
ठीक है। अब लैक ओपेरॉन जो है ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चारों जो टाइप्स ऑफ जीन्स हैं ओपेरॉन के, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट रेगुलेटर जीन यहाँ पे दिख रहा है, फिर ये ऑपरेटर जीन है, फिर ये क्या है आपका प्रमोटर जीन है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब बेसिकली काम कैसे होगा, ठीक है। काम ऐसे होता है कि लैक्टोज के एब्सेंस में जो है ऑपरेटर एक्टिवेट नहीं होगा और ऑपरेटर जो है वो काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम लोग रेगुलेटर के बारे में बात करें तो ये जो रेगुलेटर जीन है जिसको हम लोग आई से शो कर रहे हैं, ठीक है, ये जो रेगुलेटर जीन है ये सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करता है, एक mRNA प्रोड्यूस करता है। और जब इस mRNA का ट्रांसलेशन होगा तो इससे एक प्रोटीन बनेगा। इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं रिप्रेसर, यानी कि रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट क्या हो गया, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जा करके किससे बाइंड कर लेता है, ये ऑपरेटर जीन जो है उससे बाइंड कर लेता है और ऑपरेटर जीन का जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, मतलब कि ऑपरेटर जीन का स्विच ऑफ कर देता है, ठीक है। अब बात आती है प्रमोटर पर, ठीक है। प्रमोटर जीन जो है इसके पास दो साइट्स होते हैं, ठीक है। एक साइट होता है प्रमोटर के पास में साइक्लिक AMP के बाइंड होने के लिए एक साइट होता है, प्लस जो दूसरा साइट होता है प्रमोटर के पास में वो होता है CAMP इंड्यूस्ड कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं CAMP इंड्यूस्ड कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में कैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रमोटर जीन है उसके पास दो साइट्स होते हैं, साइक्लिक AMP के बाइंड करने के लिए और एक CAMP इंड्यूस्ड कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन यानी कि कैप के बाइंड करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों चीज़ें प्रमोटर से बाइंड कर जाएंगी तो प्रमोटर से जैसे ही ये बाइंड करेंगे तो दे विल एक्ट एज अ साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये जब प्रमोटर से क्या हो जाएंगी, एसोसिएट हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि उसके बाद में जो RNA पॉलीमरेज है, ठीक है, ये RNA पॉलीमरेज के लिए ये रिकॉग्निशन पॉइंट या रिकॉग्निशन साइट के जैसे एक्ट करेंगे और फिर RNA पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर के साथ बाइंड कर जाएगा और फिर उसकी फंक्शनिंग जो है RNA पॉलीमरेज की वो स्टार्ट हो पाएगी, ठीक है। तो जैसे ही RNA पॉलीमरेज जो है, ठीक है, वो इन दोनों के प्रेजेंस के वजह से प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा, तो प्रमोटर से बाइंड करने के बाद में फिर वो ऑपरेटर जीन जो है उसको क्रॉस करके स्ट्रक्चरल जीन तक जा पाएगा, ठीक है। अब ऑपरेटर जीन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। ऑपरेटर जीन जो है वो ओपेरॉन के एक्सप्रेशन को बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर स्विच ऑफ कंडीशन में है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो बन रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर से आके बाइंड कर दिया तो ऑपरेटर क्या है कि स्विच ऑफ कंडीशन में चला जाता है। तो अगर ऑपरेटर स्विच ऑफ कंडीशन में है, ठीक है, तो ये जो रिप्रेसर है जब तक ये हटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है, तब तक क्या होगा, ओपेरॉन जो है वो ऑपरेट करना, काम करना स्टार्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो किस चीज से ये रिप्रेसर जो है इसके एक्शन को हटाया जाए या रिप्रेसर को डिसेबल किया जाए, ठीक है। तो रिप्रेसर जो है वो एक इंड्यूसर के हेल्प से क्या होता है, विड्रॉ होता है, ठीक है। अब ये जो इंड्यूसर है ये क्या करता है, जो प्रमोटर से RNA पॉलीमरेज अटैच्ड है, ठीक है, इस RNA पॉलीमरेज को ऑपरेटर को क्रॉस करके स्ट्रक्चरल जीन के तरफ जाने की परमिशन देता है, ठीक है।
तो ये इंड्यूसर जो है ये बेसिकली क्या करेगा, ये रिप्रेसर के साथ में क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। ठीक है, रिप्रेसर के साथ में बाइंड कर लेगा। बाइंड करके क्या होगा कि वो जो रिप्रेसर की एक्टिविटी है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो अगर रिप्रेसर की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई तभी कहीं जाकर के ऑपरेटर जीन जो है वो फंक्शनल हो पाएगा और प्रमोटर से जो आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएटेड है वो आगे बढ़ पाएगा। तो लैक ओपेरॉन के केस में ये जो इंड्यूसर है, अब ये इंड्यूसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई मेटाबोलाइट हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई सबस्ट्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन के केस में जो इंड्यूसर है, हाँ, वो होता है एलोलैक्टोज। ठीक है, ठीक है, लैक ओपेरॉन के केस में जो इंड्यूसर है दैट इज एलोलैक्टोज या फिर बीटा गैलेक्टोज। ठीक है, ये दोनों जो है क्या होते हैं, इंड्यूसर हो सकते हैं लैक ओपेरॉन के केस में। ठीक है, अब लास्टली हम लोग आते हैं स्ट्रक्चरल जीन में। जो लैक ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लैक जी, लैक वाई और लैक ए। ठीक है, ये जो तीनों जीन्स हैं, ठीक है, ये क्या शो करते हैं कि एक ही जीन के अंदर 3 अलग अलग प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो जब एक ही जीन से 3 अलग अलग प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब ये वाला जो जीन है ये किस तरीके का जीन है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। मतलब कि एक जीन से 3 अलग अलग एमआरएनए बनेगा और तीनों अलग अलग एमआरएनए से 3 अलग अलग प्रोटीन बनेगा। तो इस तरीके का जो जीन है वी आर कॉलिंग इट एज द पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। ठीक है, अब ये जो तीनों जीन्स हैं क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले तो जो लैक जी है दैट विल प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या काम करता है, गैलेक्टोज पे काम करता है और गैलेक्टोज का जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको कैरी आउट करता है, उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो लैक वाई है वो परमिएज नाम का एंजाइम जो है उसको प्रोड्यूस करता है एंड लैक ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो तीनों यहाँ पे प्रोटीन्स बन रहे हैं जो कि एंजाइम्स के जैसे एक्ट करते हैं, ठीक है, इन तीनों का फंक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं इस पे परमिएज पर। ठीक है, परमिएज जो है वो बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज की एंट्री को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि अगर परमिएज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज एंटर नहीं कर पाएगा। तो लैक्टोज की एंट्री के लिए परमिएज एंजाइम जो है वो वाइटल है। ठीक है, दूसरा है आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है वो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करता है। ठीक है, और उसका हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। ठीक है, एंड फाइनली हम लोग आते हैं जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है उस पर। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो है वो एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है टू बीटा गैलेक्टोसाइड। ठीक है, तो ये तीनों एंजाइम्स का अलग अलग फंक्शन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं टुगेदर काम कैसे कर रही हैं। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया होता है उसके लिए प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स होता है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शुगर। तो ग्लूकोज जो है वो किसी भी बैक्टीरिया के लिए प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स होता है। लेकिन अगर इन केस ग्लूकोज जो है वो ग्रोथ मीडियम में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और ग्लूकोज की जगह अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो लैक्टोज के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो लैक्टोज है ये जाकर के रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और रिप्रेसर से जैसे ही बाइंड करेगा तो वो जो रिप्रेसर के वजह से ऑपरेटर का स्विच ऑफ हो गया है वो चेंज हो जाएगा और ऑपरेटर क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑपरेटर का स्विच ऑन होगा तो प्रमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज ऑलरेडी अटैच्ड है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ऑपरेटर को क्रॉस करता हुआ कहाँ जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स के तरफ जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन्स के तरफ जा करके ये जो जीन्स है इनसे रिस्पेक्टिव एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा और ये जो एमआरएनए है, ठीक है, जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो ये जो तीनों एंजाइम्स हैं, ठीक है, तीनों प्रोटीन्स हैं जो कि बेसिकली एंजाइम्स के जैसे एक्ट करते हैं, ये तीनों एंजाइम्स जो हैं ये क्या हो पाएंगे,
प्रोड्यूस हो पाएंगे। ठीक है, अब ये जो सारा प्रोसेस है इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि साइक्लिक AMP से मिलती है। साइक्लिक AMP जो है ये ATP में कन्वर्ट होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है इस पूरे प्रोसेस के लिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब ये पूरा प्रोसेस जो है ये एंड कैसे होगा, ख़त्म कैसे होगा। ठीक है, जैसे ही ये लैक्टोज ने ऑपरेटर जीन जो है इसको स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, और प्रमोटर से जो RNA पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ा स्ट्रक्चरल जीन के तरफ, तो जब ये तीनों एंजाइम्स जो हैं ये प्रोड्यूस होने लगेंगे, इसमें से बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है ये क्या करेगा, ये लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, तो जब बीटा गैलेक्टोसिडेज से लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो ये जो पूरा प्रोसेस है मतलब कि गैलेक्टोसिडेज के प्रेजेंस में जो लैक्टोज का ब्रेकडाउन है, ठीक है, ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक रिक्वायर्ड अमाउंट में ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं हो जाता। ठीक है, तो लैक्टोज के ब्रेकडाउन से जब रिक्वायर्ड अमाउंट में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट में ग्लूकोज बन जाने के बाद में क्या होगा, इमीडिएटली जैसे ही ग्लूकोज बन गया रिक्वायर्ड अमाउंट में, ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, बिकॉज जितना बैक्टीरिया को ग्लूकोज की ज़रूरत थी उतना ग्लूकोज जो है वो बन चुका है। अब जितना ग्लूकोज बनना था जब वो बन गया, उसके बाद क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स है इनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और जब इन एंजाइम्स का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो इनके स्टॉप होने से फिर लैक्टोज का जो ग्लूकोज में कन्वर्जन है वो भी स्टॉप हो जाएगा और लैक्टोज जो है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, निकल जाएगा। लैक्टोज के रिमूव होने से ऑपरेटर जो स्विच ऑन हो गया था वो वापस से क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा और ये जो ओपेरॉन जीन है ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ओपेरॉन मॉडल है या जो लैक ओपेरॉन है वो काम करता है। अगर इस टॉपिक में आपको कहीं भी डाउट होगा, अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो डाउट डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में डाउट आना चाहिए और अगर आप लोग डाउट नहीं पूछोगे तो इसका मतलब ये है कि आप लोग टॉपिक को समझने की कोशिश नहीं किए। तो आई होप कि आप लोगों की तरफ से मुझे इस टॉपिक में कम से कम 4 या 5 डाउट्स निकल के आने चाहिए। ठीक है, आपको जो कोई भी डाउट होगा आप लोग डेफिनेटली मुझे कॉल करो या फिर मुझे मैसेज करो। ठीक है, देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी क्लैरिफाइंग द डाउट्स एंड वी विल बी starting over with the next topic. Until then, thank you.